वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट में आप एक मेंबर थे जो इंडियन टीम सारे मैचेस जीती। उसके बाद टेस्ट सीरीज और ट्रायंगुलर सीरीज भी खेलने के लिए आप गए थे उस साल में। बारिश मेरे को अभी तक याद है कि वो ब्रिज है जो हिल्टन के बाद हम क्रॉस कर रहे थे और कपिल मेरे को कह रहे थे मैं पहला टेस्ट मैच एक कप्तान की बदौलत जीतने जा रहा हूँ। क्या और भी ज्यादा आसान हो गया बल्लेबाजों के लिए? वो खौफ नहीं रहा अभी ऑस्ट्रेलियन पिचेस का? नीडी क्रिकेटर्स, फॉर्मर क्रिकेटर्स, लाख लाख रुपया दिया, किसी को लाख, किसी को 80, किसी को 60। So I'm very very privileged and honored. आज हमारे साथ फॉर्मर इंडिया क्रिकेटर, फॉर्मर इंडिया सेलेक्टर, फॉर्मर इंडिया कोच अशोक मल्होत्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं इस वक्त चैट करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अशोक जी। धन्यवाद। कैसे हैं आप इस वक्त अशोक जी? वेरी नाइस एंड सर्वाइविंग द कोविड इफ आई मे से, बिकॉज हम सब डरे हुए बैठे हैं अपने घरों के अंदर। ये कितना डिफिकल्ट पीरियड रहा है आपके लिए, बीइंग स्टक इन अ प्लेस? चंद्रेश, इससे पहले कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि 8-9 महीने आप घर के अंदर कैद हैं। आप सिर्फ सुबह उठ रहे हैं, टेलीविजन देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं और फिर सो जा रहे हैं, लगभग इस तरह का। और दुनिया कहते हैं ना रुक सी गई, क्योंकि अभी तक हम सब रैट रेस में दौड़ रहे थे, लेकिन ऐसा लगा कि कोविड ने पूरी दुनिया को खड़ा कर दिया। और अभी भी सबको, और फिर सबको खौफ, क्योंकि सामने से अगर कोई आदमी आता है तो आप कट के निकलते हैं, आप बच के निकलते हैं कहीं मेरे को कोविड ना हो जाए। तो एक दूसरे पे विश्वास चला गया है, एक दूसरे के पास आने का जो आगे जो इच्छा थी वो चली गई। अशोक जी, इसमें ऐसे मौके पे जब क्रिकेट होता है, ये कितना बड़ा बात होता है आपके हिसाब से? बिकॉज आईपीएल, हमने एक सक्सेसफुल आईपीएल देखा, पूरा आईपीएल बीसीसीआई ने करवाया यूएई में। अब ऑस्ट्रेलिया का दौरा अभी 4-5 दिन में शुरू होने वाला है। आपके हिसाब से क्रिकेट का होना कितना बड़ा बात है? देखिए, क्रिकेट ने जिंदगी सुधार दी। अगर मैं कहूं कि आईपीएल ने जो 2 महीने हैं वो शायद सबसे बेहतर 2 महीने गए हैं पिछले 8 महीने में। क्योंकि आप घर में ही थे, लेकिन आप 7 बजे का इंतजार करते थे कि जब आईपीएल शुरू होगा और हम 10-11 बजे तक मैच देखेंगे, जो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और अब वैसे भी क्रिकेट जो भारत में कम से कम एक धर्म की तरह है, पूरी देश को जोड़ देता है। और फिर आईपीएल इस समय ऐसे मुश्किल समय पे होना अपने आप में दर्शाता है कि कितना महत्वपूर्ण था। और जो मैं दाद देता हूँ बीसीसीआई को, जिन्होंने इतना बड़ा आईपीएल करके दिखाया, और बिल्कुल किसी भी रुकावट, जो सबसे अहम बात है। और शायद ये 13वां आईपीएल शायद सबसे बेहतरीन आईपीएल था, जिस तरह के मैचेस हुए, सब कुछ हुआ। और जितनी भी तारीफ की जाए बीसीसीआई की, मैनेजमेंट की, उतनी कम। लेकिन एक बात तय है कि हमारे दिलों को बहुत खुशी मिली। जितने भी लोग थे, सबने इसका पूरा मजा उठाया। अब जैसे मैंने कहा, अभी कुछ दिनों में एक ऑस्ट्रेलिया का दौरा वनडे सीरीज के साथ शुरू होने वाला है। आप 85 में 2 बार ऑस्ट्रेलिया गए थे। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट में आप एक मेंबर थे जो इंडियन टीम सारे मैचेस जीती। उसके बाद टेस्ट सीरीज और ट्रायंगुलर सीरीज भी खेलने के लिए आप गए थे उस साल में। क्या मेमोरीज हैं आपके उन दोनों दौरों की? देखिए, जो 85 वर्ल्ड चैंपियनशिप थी, तो मेरे को ऐसा लगा चंद्रेश कि शायद उससे बेहतर भारतीय टीम कभी भी नहीं खेली, आज तक नहीं खेली। क्योंकि वो पहला बार था कि जब हमने सब टीमों को टोटल आउट क्लास किया, क्योंकि शायद उससे बेहतर भारतीय टीम नहीं थी। क्योंकि गेंदबाज से जो तेज गेंद मीडियम पेसर्स थे, वो सब जल्दी आउट कर देते थे। फिर शिवा और रवि शास्त्री की स्पिन जोड़ी काबिले तारीफ थी। और फिर अच्छी बेहतरीन शुरुआत थी, जिस तरह श्रीकांत खेल रहे थे, अजहर ने बल्लेबाजी की, और फिर जो सेमीफाइनल में कपिल देव ने कमाल की गेंदबाजी की, फील्डिंग की, और फिर कमाल के 60-65 रन बनाए। वही मैच था जो एक कांटे की टक्कर थी। उससे पहले कोई भी बराबरी का मैच नहीं था, एक तरफा मैच थे। और ये पहली बार ऐसा था कि इतनी आसानी से हमने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती, पाकिस्तान को 2 बार हराया, पहले मैच में और फाइनल में, जो अपने आप दर्शाता है कि कितना बेहतर भारतीय टीम खेल रही थी। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को बहुत आसानी से हराया। मेरे को याद है कि और जो सबसे अहम बात है कि सब टीमें हिल्टन होटल मेलबर्न में रह रही थी, तो एक अच्छी कैमराडरी सभी के साथ बन रही थी, और एक अच्छा माहौल था। और जो सबसे अहम बात की जीतने की खुशी अपनी होती है, और इतनी आसानी से जीत ये किसी ने अपेक्षा नहीं की थी, खासकर हम
उससे पहले इंग्लैंड के विरुद्ध, डेविड गार की इंग्लैंड के विरुद्ध हम अपनी श्रृंखला हार कर गए थे। उसके बाद साल के एंड में 85 में आप वापस एक बार इंडियन टीम के साथ गए थे टेस्ट सीरीज और वनडे ट्रायंगुलर सीरीज खेलने के लिए। आपकी तस्वीर भी है जो मैंने आपके इंस्टाग्राम पे देखा है, जहाँ पे आप फॉरवर्ड शॉर्ट लेग में कपिल पाजी के बॉलिंग पे अपील कर रहे हैं। अशोक जी, क्या मैं गलत होऊंगा अगर मैं कहूंगा कि हमने एक सुनहरा मौका गवा दिया उस टेस्ट सीरीज में, टेस्ट सीरीज जीतने का ऑस्ट्रेलिया में? सब लोग 2003 की बात करते हैं बट कोई 85 की बात नहीं करता, क्योंकि हमको सिर्फ 60 रन चाहिए थे मेलबर्न में टेस्ट मैच जीतने के लिए, और अगर बारिश ना होता तो हम जीत जाते। और उनका भी एक लास्ट विकेट पार्टनरशिप हुआ था जिसकी वजह से थोड़ा ज्यादा वक्त लग गया था। आपको लगता है हमने उस दौरे पे एक मौका गवा दिया? या बिल्कुल आपने सही कहा, शायद हमने सबसे बेहतर क्रिकेट खेला, हमको 2-0 से श्रृंखला जीतनी चाहिए थी। पहला जो आपने मेलबर्न बोला, मेरे को अभी तक याद है कि आखिरी विकेट था एलन बॉर्डर और शायद मर्व ह्यूज थे, और मर्व ह्यूज का स्लिप में कैच भी हो गया था, जबकि अंपायर, क्योंकि न्यूट्रल अंपायर नहीं होते थे, और उन्होंने नॉट आउट दिया और आखिरी विकेट पर 50-60 रन बने। और फिर बारिश, मेरे को अभी तक याद है कि वो ब्रिज है जो हिल्टन के बाद हम क्रॉस कर रहे थे, और कपिल मेरे को कह रहे थे मैं पहला टेस्ट मैच एक कप्तान की बदौलत जीतने जा रहा हूं। तो लगभग तय था कि हम जीतने जा रहे हैं, लेकिन फिर हमको पता लगा कि बारिश आ रही है, और वहां पे जो वेदर का जो फोरकास्ट वो आमतौर पर सही होती है, भारत की तरह नहीं है। तो निश्चित रूप से हमको दिख रहा था कि आ रही है बारिश, पता लग रहा था कि इतनी दूर है, इतनी दूर है, और हम शायद 30-35 पे एक आउट थे, और उसके बाद बारिश आ गई और बहुत निराशाजनक था। और फिर दूसरा मैच था सिडनी में, और मेरे को अभी तक याद है, जो आप फोटो की बात कर रहे हैं, वो ग्रेग रिची वो बैट से कम पैड से ज्यादा खेल रहे थे, और हम अपील कर करके थक गए थे, लेकिन अंपायर के कानों पर जूं नहीं रेंग रही थी। तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो दो ऐसे मैच थे जो आसानी से जीतने चाहिए थे भारत को, और भारतीय टीम का वो दौरा बहुत सफल दौरा था। हालांकि फाइनल में हम जरूर हारे, जो ट्रायंगुलर था न्यूजीलैंड के साथ, लेकिन जो टेस्ट मैचेस है उससे बेहतर क्रिकेट भारत ने शायद पहले कभी नहीं खेली। और अगर मैं कहूं कि टेस्ट सीरीज में हमने ऑस्ट्रेलियन टीम को टोटल आउट क्लास किया तो गलत नहीं हो। तो कहीं ना कहीं अगर 2018 में लोग कहते हैं कि हमने पहली बार जीते हैं टेस्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया में, अगर किस्मत साथ होता तो 85 में ही हो जाता, तो 33 साल इंतजार में करना पड़ता। जी बिल्कुल, और अगर आप देखिए बैक टू बैक 2 श्रृंखला फिर कपिल देव जीत जाते, फिर वो भी महानतम कप्तानों में गिने जाते। 86 ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद 86 इंग्लैंड का दौरा, तो बैक टू बैक 2 श्रृंखला जीतने की संभावना। उस समय भारतीय टीम बहुत बेहतर खेल रही थी और बेहतर प्रदर्शन कर रही थी। अशोक जी, आपके हिसाब से ऑस्ट्रेलिया के पिचेस और ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस में कितना बदलाव आया है आपके वक्त से लेके आज तक? क्या और भी ज्यादा आसान हो गया बल्लेबाजों के लिए? वो खौफ नहीं रहा अभी ऑस्ट्रेलियन पिचेस का? कि चंद्रेश, क्या हो गया कि जो दुनिया है ना वो छोटी हो गई। अगर मैं कहूं, आगे जो हर जब देश में जाते था उसका एक कैरेक्टर होता था। हम 86 में जब गए तो ऑस्ट्रेलिया में पिचेस, आप पर्थ की बात करें, आप सिडनी में जाएं तो टर्निंग मिलता था, पर्थ में थोड़ा लाइवली मिलता था, तो हर उसकी प्रकृति अलग होती थी, नेचर अलग होती थी। और इंग्लैंड में जाएं तो सीमिंग विकेट्स मिलती थी, न्यूजीलैंड में पूरा खुला मैदान मिलता था, तो अलग। वेस्ट इंडीज में जाओ तो सन बेक्ड विकेट्स होती थी, जहां पे गोल्फ बॉल की तरह बॉल सीमेंट पे जैसे जाती उस तरह जाती थी। लेकिन अब जो है विकेट्स पूरी दुनिया में लगभग एक तरह हो गए। आप चाहे साउथ अफ्रीका चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, इंग्लैंड चले जाएं, अगर 4 मैच की सीरीज है तो हो सकता है एक मैच में आपको ऐसी विकेट मिले जो थोड़ा बहुत कुछ करती हो, बाकी बड़ी बल्लेबाजों के पक्ष वाली पिचेस मिलती हैं, जिसके चलते मेरा अभी भी मानना है कि मेरे लिए महानतम बल्लेबाज जो मैंने देखा है सुनील गावस्कर, क्योंकि हेलमेट के बिना जिस तरह वो ओपन करते थे, वो काबिले तारीफ, और अनकवर्ड पिचेस पर, उन गेंदबाजों पर और उन पिचेस पर। तो मैं अभी भी कहता हूं कि रन शायद उन्होंने उतने नहीं बनाए, लेकिन जो टेक्निक थी उनसे बेहतर किसी की नहीं। तो इस परिप्रेक्ष्य में आप जब देखते हैं अब जो सीरीज आने वाला है इंडिया ऑस्ट्रेलिया, उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये इवन कील पे शुरू होगा तीनों फॉर्मेट्स में? बिकॉज रोहित वनडे में नहीं है, व्हाइट बॉल क्रिकेट में नहीं है, और विराट पहले टेस्ट मैच के बाद वापस आ रहे हैं, तो क्या आपके हिसाब से फिर भी इवन कील होगा या ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी होगा? देखिए, रोहित का ना खेलना एक दिवसीय क्रिकेट में, अगर वर्ल्ड कप की बात करें 5 शतक है, हम इसलिए सेमीफाइनल में पहुंचे। और रोहित अगर वनडे की बात करें तो विराट से 19 नहीं, अगर मैं बड़ी सही बात करूं,
और फिर वो प्रारंभिक बल्लेबाज हो, जब सेट हो जाते हैं तो फिर वो अगर पहले 10 ओवर खेल जाते हैं तो फिर उनको आउट करना आसान नहीं होता, और वो फिर एक मजबूती प्रदान करते हैं। उनका ना खेलना काफी बड़ा झटका है। इट्स अ बिग होल इन द इंडियन बैटिंग लाइनअप। मैं जानता हूं कि केएल राहुल बहुत जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं, मयंक अग्रवाल अच्छा खेल रहे हैं, संजू सैमसन अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन उनको रिप्लेस करना आसान नहीं होगा। एक तो वो बहुत बड़ा झटका है। और जहां तक है टेस्ट क्रिकेट का सवाल, विराट पहले मैच के बाद जब विराट वापस आ जाएंगे तो फिर बहुत कठिन है, क्योंकि विराट जो है भिड़कर खेलते हैं, लड़कर खेलते हैं, आंखों में आंखें डालकर खेलते हैं, चढ़कर खेलते हैं और इंटिमिडेट नहीं होते। अगर उनकी बजाय अजिंक्य रहाणे कप्तान बनते हैं तो क्या वो उस तरह की बात कर पाएंगे? ये बड़ी चिंता का विषय, क्योंकि कप्तान जिस तरह खेलता है टीम भी उसी तरह खेलती है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि विराट के आने के बाद जब अजिंक्य कप्तान बनेंगे तो फिर चिंता का विषय। और फिर 4 नंबर पर उनकी बल्लेबाजी, बिल्कुल उसकी उसकी कमी जरूर खलेगी, लेकिन उनकी कप्तानी, उनका जो रवैया है, उनका जो खेलने का अंदाज है, शैली है, वो भी आपको काफी तकलीफ है, क्योंकि उनका जो खेलने का अंदाज है वो ऑस्ट्रेलियन अंदाज है, क्योंकि वो गाली गलौज से घबराते नहीं, स्लेजिंग से घबराते नहीं, और ऑस्ट्रेलियन स्लेजिंग के बिना खेल नहीं सकते। ऑस्ट्रेलियन अगर स्लेज नहीं करते तो अच्छा नहीं खेलते, ये बड़ी साफ बात। तो मेरे को ऐसा लगता है कि विराट की कमी टेस्ट क्रिकेट में और रोहित की कमी एक दिवसीय क्रिकेट में जरूर खलने वाली है। और जहां तक टेस्ट क्रिकेट का सवाल, मेरे को विराट के आने के बाद मेरे को बिल्कुल तय है कि ऑस्ट्रेलिया ये श्रृंखला जीतने जा रही है। 2020 हम शायद बेहतर करेंगे, लेकिन वनडे में कांटे की टक्कर होने की संभावना। 2020 भारतीय टीम शायद बेहतर करेगी, लेकिन वनडे में और टेस्ट क्रिकेट में ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा सा पलड़ा भारी हो सकता। आपके हिसाब से जो रोहित का जो इशू था, कैसे हैंडल किया था बीसीसीआई ने? इतना ज्यादा कंफ्यूजन ठीक था? आप सेलेक्टर भी रहे। जी हाँ, बिल्कुल। मैं हैरान हूं कि देखिए, बोर्ड प्रेसिडेंट ने बात कर दी, सब ने बात कर दी कि भाई बोर्ड प्रेसिडेंट कहते हैं कि वो 70% फिट है। अगर वो 70% फिट है चंद्रेश, तो आपने उनको आईपीएल फाइनल क्यों खेलने दिया? मैं तो ये बात जानना चाहता हूं। और अगर वो फिट थे तो फिर वो वनडे क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे? हालांकि रोहित ने उसको कवर करने की कोशिश की है, ये कह के कि मैं 11 मैच, दिन में 6 मैच है, मैं खेल नहीं पाऊंगा। मैं जानता हूं, क्योंकि आप यू डोंट बाइट ए हैंड विच फीड्स यू, यू नो, सीधी सीधी बात है। तो लेकिन एक बात तय है कि ये जो काम है ये चयन समिति के अध्यक्ष का, उनको बोलना चाहिए, या फिजियो को बोलना चाहिए वो क्यों फिट नहीं है, क्यों नहीं लेके जा रहे हैं उनको। तो क्योंकि अब मेरे को ऐसा लगता है कि ठीक हैंडल नहीं किया। कि आपने बिल्कुल सही कहा कि शायद जिस तरह का उनको हैंडल किया वो जायज नहीं था, क्योंकि जिस तरह उनको ड्रॉप किया गया, उसी उसी के बाद आपने उनको अगले दिन ही मुंबई इंडियंस उनका वीडियो लगा दिया कि वो प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दे रहे थे। और अगर वो 3 मैच खेल सकते, बैक टू बैक 3 मैच खेल सकते हैं, तो फिर वनडे क्रिकेट और 2020 क्यों नहीं खेल सकते, जो कम से कम 20-25 दिन अभी और पड़े थे उसके अंदर। तो मेरे को ऐसा लगता है कि सही हैंडल नहीं किया गया। और चयन समिति क्यों नहीं मीडिया से बात करती, क्यों नहीं बताती कि भाई क्या क्या गलती है, क्यों आप छुपा कर खेलते, आप क्यों छुपाने की कोशिश, क्या कुछ छिपाने की कोशिश हो रही? मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, और मैं निराश हूं जिस तरह इसको हैंडल किया। और लोकेश राहुल को वनडे और टी20 का वाइस कैप्टन बनाया गया है। आप क्या समझते हैं कि रोहित जब वापस आ जाएंगे वनडे और टी20 में, तो ये असमंजस की स्थिति रहेगी कि उसको वापस उप कप्तान बनाना है, या ये गिवन है कि वो वही वापस बनेंगे वाइस कैप्टन? चंद्रेश, अगर मैं अगर मैं कड़वी बात कहूं, केएल राहुल कहां से? कर्नाटक से। सुनील जोशी कहां से? कर्नाटक से। और अगर अभी 3 नए कोच आते हैं तो उनमें चीफ सेलेक्टर कौन होने जा रहे हैं? अजीत अगर। क्योंकि अब आपने रोहित को ड्रॉप तो किया है, आपने उनकी उप कप्तानी भी छीन ली। किस लिए? किन कारणों से? और अगर रोहित फिट हो जाते, क्योंकि 20 दिन थे, अगर वो फिट हो जाते तो फिर क्या आप केएल राहुल को हटा के इनको कप्तान बनाते? मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ी सोच की कमी दिखाई दी। नई चयन समिति है, नई सिलेक्शन कमेटी है, शायद उनसे थोड़ी गड़बड़ी होगी। और आपके हिसाब से ये एक डिबेट छिड़ा था आईपीएल के बाद कि टी20 की कप्तानी रोहित को मिल जानी चाहिए, विराट को लेके लेके गौतम गंभीर ने कहा था, माइकल वॉन, नासिर हुसैन, बाहर के लोग भी बोलने लगे। आप किस पक्ष में हैं इस वक्त? देखिए, जिस तरह रोहित खेल रहे हैं, आप ज्यादा देर उनको नजरअंदाज नहीं कर रहे, जिन्होंने 5 बार आईपीएल जीता है, जो 2020 का प्रीमियर टूर्नामेंट है,
और विराट को जिस तरह वो हैंडल करते हैं आरसीबी, वो कॉन्फिडेंस नहीं दे। मैं जानता हूं कि उनका रिकॉर्ड एक कप्तान के रूप में जहां तक भारतीय टीम का बहुत बेहतर, लेकिन आप उस टीम को जितवाइए जो आरसीबी जिस तरह आप, क्योंकि आरसीबी अगर बनती है उसमें सारी सोच विराट की, क्योंकि आप लगातार कोचेस चेंज कर रहे हैं, मैनेजमेंट चेंज कर रहे हैं, लेकिन कप्तान चेंज नहीं हो रहा। तो कहीं कहीं ना कहीं देखिए सोचने वाली बात है। और रोहित अगर लगातार इतना बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं तो बिल्कुल हो सकता है इसमें अगर आप 2020 कप्तानी रोहित को दे दें तो कोई नाजायज नहीं होगा। थोड़ा सा जो वर्कलोड भी है विराट का कम हो जाए। और विराट जो पहले टेस्ट मैच के बाद वापस आ रहे हैं, पैटर्निटी लीव ले रहे हैं, आप किस पक्ष में? लोग कह रहे हैं कि गावस्कर ने महीनों महीनों अपने बेटे रोहन को नहीं देखा था उनके पैदाइश के बाद 1976 में, बट आजकल के ज़माने में जो रूट ने भी ब्रेक लिया था, बाकी प्लेयर्स भी ब्रेक लेते हैं। आपके हिसाब से ये जायज़ स्टेप है विराट का? देखिए आजकल के खिलाड़ी दे कैन अफोर्ड टू कम बैक। हमारे उस जमाने के खिलाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते थे इस तरह आना। और दूसरी बात यह है कि ये नया जमाना है, नई जनरेशन है, इनकी अपनी सोच है, इनकी अपनी थिंकिंग है। और जैसे आपने कहा कि सब ने पैटर्निटी लीव ली है, तो हम विराट ने भी वही ली है। और मैं इसको ज्यादा नाजायज नहीं समझता हूँ, देखिए ये उनका अपना नजरिया है। लेकिन एक बात तय है कि उसका नुकसान भारतीय टीम को जरूर होगा। हालांकि महेंद्र सिंह धोनी की भी जब वाइफ की प्रेगनेंसी थी, लेकिन वो वापस नहीं आए थे, अगर आपको याद हो। तो ये अपना अपना नजरिया है, और फिर स्टार कपल है तो उनका अपना नजरिया। अशोक जी, ये बात मुझे समझना है, एज ए यंग क्रिकेटर आप 3 महीना आईपीएल में एक बबल में, फिर आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, वहाँ पे पहला 14 दिन बबल में, करीबन 2.5 महीने का टूर है, आप पूरी तरह से बबल में, 5-6 महीने आपको बबल में रहना है। मेंटली कितना अफेक्ट करेगा इंडियन प्लेयर्स को, और कैसा 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 डील करना पड़ेगा उनको? देखिए मानसिक रूप से आपको बहुत परेशानी होगी, क्योंकि आप सिर्फ ग्राउंड में जा रहे हैं और होटल में आ रहे हैं। आप घर होटल से नहीं निकल पा रहे हैं। आप नीचे या तो लाउंज में जाते हैं जहाँ आप ब्रेकफास्ट लेते हैं या लंच करते हैं, या वही 15-20 लोगों के साथ आपका उठना बैठना। तो निश्चित रूप से काफी चिंता का विषय। जो अच्छी बात यह है कि शायद फैमिलीज आपके साथ हैं, तो उसका असर आपको पड़ सकता है। लेकिन अ, वो बायो बबल की बात कर रहे हैं, हम अपने बायो बबल में फंसे हुए हम लोग उसको झेल नहीं पा रहे हैं। तो निश्चित रूप से मानसिक रूप से बहुत फर्क पड़ता है, और फिर थकावट भी आती है। सबसे बड़ी बात है कि हालांकि मैच जब शुरू होता है तब आप अलग तरह से, क्योंकि बैट बॉल का संघर्ष होता है, कंपटीशन है, और फिर आपकी जो मानसिकता वो बदल जाती है। लेकिन जब आप वापस आते हैं, खासकर वो लोग जो बैचलर्स हैं, वो उनके लिए बहुत चिंता का विषय। जो फैमिलीज के साथ हैं, फैमिलीज अगर साथ कहीं है तो फिर थोड़ा बहुत आप फिर भी बातचीत कर सकते हैं। लेकिन अदरवाइज बिल्कुल आपने सही कहा चंद्रेश, इससे मानसिक रूप से बहुत असर पड़ने वाला। मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि आप प्रेसिडेंट हैं इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन के, और काफी फॉर्मर क्रिकेटर्स के साथ आप डील करते हैं। उन्होंने कैसे डील किया इस सिचुएशन के साथ? देखिए ज्यादातर लोग अभी तक यही है, क्योंकि अभी तक सारी जो मीटिंग्स हैं चंद्रेश, वर्चुअल मीटिंग्स हो रही हैं। कोई मीटिंग्स नहीं हो रही, किसी से मिल नहीं पा रहे हैं आप। वीडियोस पे ही बात करते हैं, जूम मीटिंग्स करते हैं, सब करते हैं। बिल्कुल आसान नहीं है किसी के लिए भी। अब सब जब कोरोना वायरस शुरू हुआ था, सब जवान दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब सब बुजुर्ग दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सबके असली चेहरे बाहर आ गए हैं। डाई वाई सब चली गई है, और तो बिल्कुल सबके लिए बहुत कठिन, बहुत मुश्किल काम है। और ये हम कोई भी नहीं जानता है कब खत्म होगा। इट इज बिकम अ वे ऑफ लाइफ। तो अभी बेटर हुआ। आई होप इट स्टेज बेटर। आई होप सेकंड वेव डजंट कम। पर यही अपेक्षा। पर एज ऑफ नाउ बहुत कठिन, बहुत मुश्किल। पिछले 1-1.5 साल में आपके हिसाब से सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही है एज प्रेसिडेंट ऑफ आईसीए आपकी? सबसे बड़ी उपलब्धि ये है चंद्रेश कि हमने 60 नीडी क्रिकेटर्स, फॉर्मर क्रिकेटर्स को लाख लाख रुपया दिया। किसी को लाख, किसी को 80, किसी को 60। तो वो इससे पहले किसी भी क्रिकेटर्स एसोसिएशन या क्रिकेट एसोसिएशन ने किया, यहाँ तक कि बीसीसीआई ने भी ऐसे नहीं किया। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है कि 60-70 लोगों को, उसके बाद भी 2-3 लोगों को जो कोरोना वायरस से इफेक्टेड थे, उनको भी हमने लाख लाख रुपया दिया है। और फिर कुछ जो नीडी क्रिकेटर्स हैं, एक
त्रिपुरा की 19 साल की लड़की थी जो उसने सुसाइड कर लिया था, उसको उनके भी पेरेंट्स को हमने हेल्प दी। तो मिलजुल कर काफी ये काम किए, हम जो कर सकते थे एज एसोसिएशन वी हैव डन। एंड आई थिंक इट्स अ फेदर इन आईसीएस कैप कि हमने 65 लोगों को हमने ये मदद दी है जो कोरोना वायरस के दौरान, क्योंकि लॉट ऑफ क्रिकेटर्स हो सकता है वो टॉप क्रिकेट नहीं खेले, लेकिन उन यहाँ तो कोई कोचिंग कर रहे थे, यहाँ के स्कूल में कोचिंग कर रहे थे, उनकी जॉब्स चली गई थी, उनके पास देयर नो मनी। तो हमने जो थोड़े बहुत, मैं नहीं कह रहा हूँ कि लाख रुपए से फर्क पड़ जाता है, लेकिन फिर भी थोड़ी मदद जो हमने कोशिश की है, और जिसके लिए मैं पूरा आईसी और आईसी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रियली थैंकफुल। पहले भी 3 बार अटेम्प्ट किया गया था प्लेयर एसोसिएशन बनाने का, मगर वो सक्सेसफुल नहीं था। आप ऐसा क्या कर पाए कि आपने एक जुट रखा है सबको और एक साथ लेके चल रहे हैं और काम भी हो रहा है उसमें? चंद्रेश, जो पहले एसोसिएशन थी ना, एलिटिस्ट एसोसिएशन थी, अगर आपको याद हो, वो सब टॉप क्लास उनकी एसोसिएशन होती थी और उनके अपने डिमांड्स होते थे। चाहे कपिल गावस्कर के समय अमेरिका का दौरा, जिसने उसके चलते एक एसोसिएशन बनी थी, फिर कोई शायद उनके इनके अपनी सैलरीज बढ़ाने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ाने के लिए था। तो कुछ इस तरह के थे, या किसी को मॉडलिंग करने के लिए कोई परमिशन चाहिए थी, और वो एसोसिएशन बनती थी कि कुछ आपकी डिमांड्स होती थी, जैसे ही वो डिमांड्स पूरी हो जाती थी वो एसोसिएशन खत्म हो जाती थी, और उसमें फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स नहीं होते। ये जो एसोसिएशन है, दिस इज एसोसिएशन फॉर फॉर्मर क्रिकेटर्स, और इसमें अब 2000 के करीब मेंबर्स हैं चंद्रेश, जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। और जैसा जैसा मैं कह रहा हूं कि ये एसोसिएशन इज देयर बाय द ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। बीसीसीआई बीसीसीआई ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट लोडा कमेटी के ऑर्डर से ये एसोसिएशन बनी। एंड हमने जो काम किया है, मैं ये समझता हूं कि बहुत बड़ा काम है, काबिले तारीफ, एंड वी आर थैंकफुल टू द लॉट ऑफ फॉर्मर क्रिकेटर जिन्होंने चिप इन किया, जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया, एंड रियली रियली थैंकफुल टू देम। अभी भी काफी फॉर्मर क्रिकेटर्स मेंबर नहीं बने हैं ना, ऐसी है कि? नहीं, काफी बने हैं और काफी नहीं बने हैं। देखिए, जो नहीं बनना चाहता है उनकी मर्जी है, लेकिन मेरी यही सबसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि ये आपकी एसोसिएशन, फॉर्मर क्रिकेटर्स की एसोसिएशन है, और ऑल फॉर्मर क्रिकेटर्स शुड बी इन्वॉल्व इन इट, बिकॉज जितना हम इकट्ठे होंगे, जितनी हमारी वो बढ़ेगी, उतना हमको ताकत मिलेगी, और हम आगे बाकी खिलाड़ियों की, साथी खिलाड़ियों की, जो नीडी खिलाड़ी, उनकी मदद कर पाए। मेरे को सबसे बड़ी बात अच्छी लगती है कि आपका रिप्रेजेंटेटिव भी एपेक्स काउंसिल का मेंबर है स्टेट्स में और बोर्ड लेवल पे भी। क्या वो एक्सेप्टेंस आया है सब लेवल पे इस परिप्रेक्ष्य का? देखिए, कहते हैं कि धीरे धीरे एक्सेप्टेंस आएगा। अभी हमारे 38 स्टेट्स, तो 38 स्टेट्स में अगर मैं कहूं कि लगभग 30 ने एक्सेप्ट कर लिया तो गलत नहीं होगा। कुछ स्टेट्स हैं जैसे राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन, उन्होंने अभी तक हमारे एपेक्स काउंसिल को कभी मीटिंग में नहीं बुलाया, उनके साथ बातचीत चल रही है, थोड़ा लीगल बात भी हो रही है, लेकिन ज्यादातर एसोसिएशन ने एपेक्स काउंसिल मेंबर्स को बुलाया, तो जो हमारे लिए बहुत बड़ा प्लस है, क्योंकि इससे पहले चंद्रेश, क्रिकेटर्स कभी किसी डिसीजन मेकिंग कमेटी का हिस्सा ही नहीं होते थे। अब 2 मेंबर फ्रॉम आईसी, इंडियन क्रिकेटर एसोसिएशन, आर मेंबर्स ऑफ दैट एसोसिएशन। मैं आई नो कि आते ही आप पूरा बदलाव नहीं ला सकते, लेकिन कम से कम आप टीम में हैं, आप उनसे बातचीत करिए, उनको अपनी सलाह दीजिए, और देखिए कैसे कहते हैं ना कि तेल देखिए, तेल की धार देखिए, और उसके अनुसार कार्य करिए। और अंशुमन गायकवाड़ और शांता रंगोस्वामी भी बीसीसीआई के एपेक्स काउंसिल में। अंशुमन सर का एक भी लेटर आया था बीच में जो मीडिया में आया था कि वो वेट कर रहे हैं बीसीसीआई से इंफॉर्मेशन का। उस लेवल पे कैसा है, मतलब कोऑर्डिनेशन? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वो एपेक्स काउंसिल का हिस्सा है। हर जो डिसीजन है बीसीसीआई लेता है उसका वो हिस्सा है, और निश्चित रूप से जो हमने 4-5 रिक्वेस्ट बोर्ड को की हैं उसके बारे में वो बात करते रहते हैं। हालांकि वो जो बातें हैं वो अभी तक पूरी नहीं हो पा रही, लेकिन क्योंकि जैसे आपने कहा कि बीसीसीआई पैंडेमिक की वजह से उतना ज्यादा वर्क नहीं कर पा रही, हालांकि आईपीएल उन्होंने बेहतरीन तरीके से कराया,
तो नहीं कहते ना, हम भी इंतजार कर रहे हैं, कहते ना देर आए दुरुस्त आए, वो वाली बात है। तो यही अपेक्षा कर रहे हैं। और फिर गवर्निंग काउंसिल के जो हमारे आईसी के मेंबर थे सुरेंद्र खन्ना, वो भी पूरा समय यूएई में थे। तो ये भी एक तरह से फेदर इन आईसीएस का, क्योंकि इससे पहले आईसीए का कोई भी मेंबर कभी गवर्निंग काउंसिल का हिस्सा नहीं था। तो ये थोड़े थोड़े छोटी छोटी खुशियां हैं, लेकिन धीरे धीरे कहते हैं कि पैर हम जमा रहे हैं, और होपफुली विद बीसीसीआई सपोर्ट। हम बीसीसीआई को कन्फ्रंट नहीं करना चाहते, वी वांट बीसीसीआई सपोर्ट फॉर अस टू फ्लरिश। पहले डर होता था बीसीसीआई में कि इसको एक ट्रेड यूनियन की तरह देखते थे, बट आप एक प्रॉपर कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। हम ट्रेड यूनियन नहीं। हाँ। और जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है या लोडा कमेटी ने जो इंस्ट्रक्शंस है उनके के दे विल लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ फॉर्मर क्रिकेटर्स बट नॉट एंड द कमर्शियल राइट्स ऑफ करंट क्रिकेटर्स बट नॉट एज अ ट्रेड यूनियन। सो दे कैटेगरिकली दे हैव रिटन, एंड वी आर अबाइडिंग बाय। इंटरेस्टिंग बात बोला, कमर्शियल राइट्स ऑफ करंट क्रिकेटर्स आल्सो। Yes, but see, commercial, it is written, but how effective it is, because tomorrow if I want to go to Virat Kohli and tell him, I will deal on your behalf, he will not agree with me, because he's okay dealing with the BCCI directly. Why would he come to us? इंटरेस्टिंग, बिकॉज इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में हर जगह current cricketers are part of the professional cricketers association, yeah, and they go through them. So अगर वो लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो that's an interesting part जो आप कर it is an interesting part, चंद्रेश। पर ऐसा ना कि प्लेयर्स को पैसा कौन देता है? बीसीसीआई। and if they go against BCCI then they will not। और बिल्कुल आपने सही कहा कि we try to get into FICA also, but FICA said since you are not interacting with the current cricketers, it won't be easy for you to join us। तो आपकी बात हो चुकी है फीका से? हाँ, फीका से हुई थी मेरी, सोलंकी से, विक्रम सोलंकी। हाँ, तो आप वापस कोशिश करेंगे बाद में फ्यूचर में फीका का पार्ट होने? पहले ग्राउंड जीरो पे हम बात कर लें, अपने खिलाड़ियों से बात कर रहे हैं, देन वी विल गो टू दैट। और डोमेस्टिक क्रिकेटर्स जो हैं, जो मिस आउट हो जाते हैं, अगर इस सीजन में डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं हुआ, तो आईसीए का रोल आप क्या देखते हैं उस परिप्रेक्ष्य में? देखिए, आईसीए का रोल, एज आई सेड वेरी राइटली, कि दे आर करंट क्रिकेटर्स, so we'll have to try and approach them. Will they go against their respective state associations? That we have to wait, because I still feel the current cricketers, state association cricketers, should be contracted cricketers, because अब जैसे ये पैनाडेमिक आ गया, इसमें अगर फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं होती, जैसे बीसीसीआई कह रहा था, हालांकि अभी कह रहे हैं कि शायद जनवरी में कुछ होने की संभावना, तो अगर नहीं होता तो वो खिलाड़ी जिनकी रोजी रोटी क्रिकेट पे निर्भर करती है, वो क्या करेंगे? तो ये बड़ा चिंता का विषय, बिकॉज दे आर नॉट कॉन्ट्रैक्टेड, दे विल नॉट बी गेटिंग पेड। हर खिलाड़ी जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा है, सब मैच खेल रहा है, वो 20 से 25 लाख रुपए सालाना कमाता, तो उसका 20-25 लाख का नुकसान हो जाएगा, जो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाए। तो मेरे को ऐसा लगता है कि दे शुड बी कॉन्ट्रैक्टेड। ऐसी अगर स्थिति भी आती है, तब भी उनको अपने पैसे मिलने चाहिए, क्योंकि ये उनकी रोजी रोटी है, लाइवलीहुड है। और इसके बारे में आई थिंक बीसीसीआई शुड आल्सो थिंक अबाउट। कहीं आपको लगता है कि आप रेनेसांस मैन बने अभी इंडियन क्रिकेट में, जहाँ पे आपको एक रेनेसांस लाना है सोच में, मगर धीरे धीरे पीछे से आप धीरे धीरे लेके आ रहे हैं? आपको ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ा एक आपके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गया? चंद्रेश, ऐसा है कि बिल्कुल आपने सही कहा कि धीरे धीरे, we cannot push hard, we cannot confront, we cannot push hard, we have to handle everything in kid gloves, because we have to be very careful how we step out। जैसे आपने बोला कि अंशु की वो लेटर, अंशु की लेटर में ज्यादा कुछ नहीं, उससे पहले मैंने एक वीडियो रिलीज किया था, उसपे भी उतना ही बवाल हुआ था। उसमें भी अगर आप वीडियो अपने, पता नहीं आपने देखा कि नहीं, उसमें भी कुछ नहीं था, but they are very how to say, very touchy about these things, so we have to be very careful, we have to be very, very careful how we deal with them, and they have been nice enough to give us funds of 2 crores to start the ICA, which although by the order of Supreme Court again, so but still we are thankful that they gave it to us,
and hopefully they will continue backing us, and we will try and continue helping the cricketers. वैसे तो आपके ही शहर के हैं मिस्टर गांगुली, आपके अंडर खेले हैं, just a phone call away. Oh, and as a former cricketer, he is also eligible to be a member of ICA. Absolutely. I told him that. I said, you should be the member of. I told Azhar also, because these are the few people I know very well. So, but yeah, Saurav as of now is very, very busy. I know he's a phone call away, but that phone call is a very, very away. So, because he's busy, he does call back, but after some time, not immediately, if I may say. आप ICA को आज से 5 साल बाद क्या रोल परफॉर्म करते हुए देखते हैं? See, I would like ICA to be involved with the cricketers, the current cricketers, for which we might have to change our constitution a bit, and with the approval of BCCI, surely. So I would like them to be more involved in the current cricketers' salaries, their contracts, everything. I would like the association to be almost the same, at par with the rest of the cricketers association all over the world. It's early days. I might not be the president by the time, but the next president, I hope it's a big player. It's not somebody like me. It should be a Kapil Dev or a Gavaskar who should be the president, who can just look into the eye of BCCI and get the work done. but एक बात है, आप forever quiz question के सवाल रहेंगे. Who was the first president of Indian Cricket Association? Oh yes, thankfully. And believe you me, it was shock for me that I became the president, because I put my name and nobody, I became president unopposed, which is a rarity as well. तो यूनिटी भी अच्छी बात है जो है. Absolutely. See, Chandresh, इससे पहले कभी 2000 मेंबर नहीं हुए. There are 2000 members of the association, and we're getting stronger. आज 2000 हैं, कल 2200 होंगे, 2500 होंगे, 3000 होंगे, and the more the merrier. On that note, thanks a lot, Ashok ji, for your time. बहुत मजा आया आपसे बात करके. बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you very much. Thanks a lot. Yeah. Bye. Please remember to like, share and subscribe the channel, and you can also donate and support the channel via the links mentioned below this video.